Assalamu alaikum dear students. Yesterday was your paper of NMDCAT in which most of the students have texted me and they have contacted me one way or the other way, and they have told me that they have performed very well in the paper. So believe me, it has given me a great deal of happiness कि आप लोगों ने अपने पेपर्स को बड़े अच्छे तरीके से किया है. Your happiness and your success is basically our happiness and our success. जब स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं तो टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके टीचर्स ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है. क्योंकि आप लोगों ने अपने पेपर को किया है तो फिर भी कुछ स्टूडेंट है वो इस चीज़ में कंफ्यूज है कि हमने जो इस आंसर को लिखा है आया ये आंसर्स हमने ठीक लिखे हैं या हमने जो है वो इसको गलत लिखे हैं. दैट इज व्हाई दे वांटेड टू हैव डिस्कशन ऑफ द इंग्लिश सेक्शन. तो आइए डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से ऑप्शंस को जो है वो ठीक लिखा है और खुदा न खास्ता कौन कौन से ऑप्शंस में आप लोगों से गलती हुई है. हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 है वी प्रेफर फ्रूट्स डैश स्वीट्स. देखिए आप लोगों को अगर याद हो हम जब नॉर्मली टेस्ट की डिस्कशन करते थे तो वहां पर हम ये बात डिस्कस करते थे कि हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि हम जब दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. रूल नंबर 1 ये था कि या तो उस एडजेक्टिव से पहले हम मोर लगाते हैं या उस एडजेक्टिव के एंड में हम er लगाते हैं. और दूसरा पॉइंट ये था कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद हम देन को यूज करते हैं than. और फिर अक्सर औकात में आपको यही बताता था कि वो एडजेक्टिव्स जिसके एंड में ior आ जाए, जिस तरह हमारे पास आ जाए सीनियर, हमारे पास आ जाए जूनियर, हमारे पास आ जाए इंटीरियर, हमारे पास आ जाए एक्सटीरियर, हमारे पास आ जाए अल्टीरियर, पोस्टीरियर और प्रायर. अब अगर आप इन सारे एडजेक्टिव्स को देखते हैं तो इन सारे एडजेक्टिव्स के एंड में हमारे पास ior आता है. अब वो वर्ड जिसके एंड में ior आता है तो फिर उसके कंपैरेटिव डिग्री में हम देन than को यूज नहीं करते बल्कि हम उसके बाद टू लगाते हैं, टू और टू. तो मैं आपको उस वक्त भी यही बताता था कि ये वर्ड प्रेफर बिल्कुल इसी लिस्ट में शामिल है, इसी कैटेगरी में शामिल है. अक्सर औकात स्टूडेंट यही समझते हैं कि हमारे पास जब वर्ड प्रेफर आएगा तो हम उसके साथ और लगाते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास वर्ड प्रेफर आएगा ये हमारे पास किसी ior वाले कैटेगरी के एडजेक्टिव्स में आता है. तो यहाँ पर ये हमारे पास वर्ब है, सही है, यहाँ पर ये हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है. लेकिन जब भी हमारे पास वर्ड प्रेफर आएगा हम उसके बाद और नहीं लगाते बल्कि हम उसके बाद टू लगाते हैं. तो इस वजह से हमारे पास राइट ऑप्शन होगा टू. वी प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स. फिर हमारे पास है सेंटेंस नंबर 2 चूज द करेक्ट स्पेलिंग. अच्छा ये जो आप लोगों को स्पेलिंग दिए गए हैं दे वर वेरी मच सिंपल, आसान थे, सही है. ये they selected the words from the same vocabulary list which they have issued to you people. वही जो NMDCAT की vocabulary list है वहीं से उन्होंने वर्ड्स दिए हैं और फिर उन्होंने जो है वो आप लोगों को उसके करेक्ट स्पेलिंग को जो है वो पिक करने की बात की गई है. पॉइंट नंबर 1 तो ये तो बड़ा आसान हुआ क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपने कौन से वर्ड की स्पेलिंग याद करनी है, क्योंकि जब इंसान vocabulary याद करता है तो उसके साथ साथ उसकी स्पेलिंग्स भी याद हो जाती है. फिर दूसरी बात ये है कि वो वर्ड्स लिए गए हैं जो कि हमारे सोसाइटी में हम कॉमनली यूज करते हैं. If you are a reader of newspaper, then definitely you will find out these words in great and maximum number in the newspaper. तो हमारे पास पहला वर्ड है choose the correct spelling में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है that is accentuated, accentuated, accentuated. अगर ये वाला ये सारे जो है क्या है, ये वाले जो है वो गलत है. कुछ स्टूडेंट ने शायद इसमें जो है वो ये ch वाला जो है वो सिलेक्ट किया हो, क्योंकि जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो ये हमारे पास होता है एक्सेंचुएटेड. तो ये च का साउंड इसमें आता है तो कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमारे पास ch क्या करते हैं, ये हमें च का आवाज देता है, इस वजह से उन्होंने इसको टिक किया है. लेकिन इसमें ये वाला हमारे पास ठीक नहीं होगा बल्कि इसमें हमारे पास जो राइट वन होगा ये कौन सा वाला होगा, ये हमारे पास ऑप्शन डी होगा. फिर एमसीक्यू नंबर 3 तो इंतहाई ज्यादा आसान है क्योंकि आप जिस जगह पर भी जाते हैं जहां पर लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती या एक ऐसी फूड जो कि या ऐसी ड्रिंक जो कि आपके सेहत के लिए मुज़र होता है तो वहां पर लिखा होता है काशन, CAUTION, काशन. तो यहाँ पर हमारे पास आया है काशन, तो काशन का मतलब होता है मोहतात रहना. इसमें कुछ स्टूडेंट ने ये गलती की है कि उन्होंने इसके वो बस आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि ये वर्ड तो वैसे मुझे भी आता है तो उन्होंने इस यू को नहीं देखा था.
तो इसमें ये यू वाला टिक होगा और जब वो वाला वर्ड जो कि ऑप्शन ए जिसमें यू नहीं है वो हमारे पास फिर क्या होगा, गलत होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 भी आसान है। एसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब। तो इसमें हमारे पास एक ट्रिक आप लोगों के साथ खेली गई है और वो ये है कि ऑप्शन डी को ए से स्टार्ट किया गया है। तो अब अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज थे कि हमारे पास ए वाला टिक है या ई वाला टिक है। तो ये जो हमारे पास एसेंट्रिक हम लिखते हैं जिसका मतलब होता है अजीब, ये ए से स्टार्ट नहीं होता बल्कि ये ई से स्टार्ट होता है। सो एसेंट्रिक ECCENTRIC will be the right option। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 5, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये वाला भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? आसान इस वजह से है क्योंकि वो जो लिस्ट आप लोगों को दिया गया था NMD गेट की तरफ से जिसमें आपने जिन टॉपिक्स को कवर करना था, वन ऑफ द मेन टॉपिक्स फ्रॉम ग्रामर इज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के फिर भी as we have discussed that we have got two types of article, one is indefinite article, another one is called definite article। तो indefinite में आपके पास a और n आता है जबकि definite में आपके पास the आता है। तो definite का मतलब क्या होता है? noun। तो वही वाले वर्ड को लिया गया है और यहाँ पर उनको जो है वो as a spelling आप लोग को दिया गया है। So the right option is definite, DEFINITE। इसमें कुछ स्टूडेंट ने फिर यही गलती की है कि हमारे पास उन्होंने जो है वो ए वाला जो डेफिनेट है इसको सिलेक्ट किया है, जबकि रूल के मुताबिक हमारे पास जो डेफिनेट की करेक्ट स्पेलिंग आती है दैट इज DEFINITE। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ग्रामर सेक्शन, इसमें तो हमारे पास डिस्कशन नहीं हो सकती थी। अब यहाँ से जो है वो आप लोगों के जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसको समझेंगे। हमारे पास है द हेडमास्टर डेज टू स्पीक टू यू। अच्छा देखिए हमारे पास कुछ वर्ब्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वर्ब्स और कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब या इसको हम स्टैटिक और एक्शन वर्ब भी कहते हैं। कुछ हमारे पास वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ या आप नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का इस लेवल पे ये मतलब समझे कि आप इसके साथ आईएनजी को यूज ना करें। अगर आप इसके साथ आईएनजी को यूज करते हैं तो आपका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा वो गलत हो जाएगा। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसको हम फीलिंग्स के लिए यूज करते हैं, इसको हम सेंसेस के लिए यूज करते हैं और इसको हम थिंकिंग के लिए यूज करते हैं। फीलिंग में यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी है हेड, लव, लाइक, प्रेफर, वांट, विश। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसके साथ आईएनजी को यूज नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि वांटिंग या आप कहते हैं कि प्रेफरिंग या आप कहते हैं कि लविंग, तो हमारे पास ये जो वर्ब होगा फिर इसकी जो यूजेज होगी दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड इनकरेक्ट। फिर हमारे पास जो है वो सेंसेस यानी फील, हेयर, सी, सीन, स्मेल, साउंड और टेस्ट, ये भी आपके पास नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं। आप इसके साथ भी जो है वो आईएनजी को यूज ना करें। और फिर हमारे पास जो थिंकिंग वाले वर्ड होते हैं जिस तरह बिलीव, इमेजिन, नो, रियलाइज एंड रिमेंबर, तो आप इनके साथ भी आईएनजी को यूज ना करें। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज वांट्स। वांट्स हमारे पास क्यों ठीक होगा, वो इसी वजह से ठीक होगा क्योंकि ये हमारे पास एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है और जिस तरह हमने कहा कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आ सकता। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में इन्होंने आईएनजी दिया है, इस वजह से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत होंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत होंगे। क्वेश्चन ये कि ऑप्शन डी क्यों गलत है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है, देखिए हमारे पास एक जो है वो सिंगुलर नाउन होता है और एक हमारे पास प्लूरल नाउन होता है। जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आता है तो फिर हम उस वर्ब के साथ एस या ईएस को यूज करते हैं और जब हमारे पास प्लूरल नाउन आता है तो फिर हम उस वर्ब के साथ एस या ईएस को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया है द हेडमास्टर। हेडमास्टर हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब की पहचानने का आसान तरीका ये होता है कि उसके साथ एस या ईएस आता है। यहाँ पर चूंकि वांट के साथ एस आया है इस वजह से ये हमारे पास ठीक हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर ये एमसीक्यूज इस तरह होता कि द हेडमास्टर्स, सही है, तो फिर चूंकि ये प्लूरल बन जाता तो फिर हम इसके साथ वांट को ठीक कर लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर आया है दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज व्हाट, द राइट ऑप्शन विद अस इज वांट्स। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये रूल हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। टू नाउन्स joined by and take plural
the captain and the opener are coming. अब यहां पर हमारे पास क्या आया है? कैप्टन एक नाउन आया है, दरमियान में एंड आया है, तो ओपनर हमारे पास दूसरा नाउन आया है। जिस तरह यहां पर हमारे पास एक नॉलेज है, एक नाउन बन गया है, और दूसरा हमारे पास एंड है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो दरमियान में कंजंक्शन आया, और उसके बाद हमारे पास दूसरा नाउन आया। अब हमारे पास टू नाउन्स आए हैं, and these two nouns have been joined by and, that is why we will have to use plural form of verb. तो हम कहते हैं कि knowledge and wisdom have no time for connection. इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, वो कौन सा होगा? वो ऑप्शन बी होगा। अब ऑप्शन ए क्यों गलत है? ऑप्शन ए इस वजह से गलत है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हैज आया है, और हैज हमारे पास सिंगुलर है, जबकि रूल के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लूरल आएगा। यहाँ पर हमारे पास हेड क्यों गलत है? हेड के लिए इतना याद रखिए कि हम किसी भी सेंटेंस में हेड को तब यूज करते हैं जब उस सेंटेंस के हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हमने हेड को यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास रूल ये है कि एक तो उसके क्या होंगे, उस सेंटेंस के दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो दूसरे पार्ट में हम कहीं जाकर इसके साथ हेड को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली हेड को यूज करते हैं और हम इसके साथ क्या करते हैं, हम इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज नहीं करते हैं, तो फिर हमारा जो सेंटेंस होगा वो गलत कंसीडर होगा। और आर हमारे पास क्यों गलत है? आर हमारे पास इस वजह से गलत है क्योंकि आर जो है वो हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो मेन आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं आया है, इस वजह से हमारे पास गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। और एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है आइडेंटिफाई द एरर्स। अच्छा, ये आप लोग एक सेंटेंस गिवन है, सही है, और ये सेंटेंस वो आपसे कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो क्या गलती है। अब हमारे पास इसमें जो ऑप्शन ए है, ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्यूचर टेंस है, और हम जब किसी भी हम नॉर्मली जो है वो लेटर में लिखते हैं या किसी भी मैसेज में लिखते हैं, तो हम जब लेटर भेजते हैं या मैसेज भेजते हैं तो हम उसमें प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, हम उसमें फ्यूचर टेंस को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जब उस बंदे को मिल जाएगा तो फिर तो लेटर उसके हाथ में होगा, तो फिर तो फ्यूचर की बात नहीं होगी, प्रेजेंट की बात होगी। इसमें हमारे पास अच्छा ये स्पिरिट्स का मतलब होता है मूड, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि आपको ये जो है वो क्या मिलेगा, ये आपको जो है वो आपके बेस्ट फॉर्म में मिलेगा। सो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट। इसमें ऑप्शन ए तो इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें फ्यूचर टेंस आया है। ऑप्शन बी क्यों गलत है? वो इस वजह से गलत है क्योंकि ये बेस्ट हमारे पास क्या है, बेस्ट हमारे पास एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री जब भी हमारे पास आएगा तो हम हमेशा उससे पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे। जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एडजेक्टिव के हमारे पास 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास या तो उस वर्ड के एंड में ईएसटी आता है या उससे पहले जो है वो मोस्ट आता है, और इस तरह इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स में बेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा तो ये जरूरी है कि हम उससे पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास इसमें ऑप्शन सी ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? आई होप दिस लेटर फाइंड्स, एक हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस आया है, फिर हमारे पास जो है वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले क्या आया है, उससे पहले हमारे पास आर्टिकल द भी आया है, इस वजह से हमारे पास ठीक हो जाएगा। ऑप्शन डी की वर्ड है आई होप यू फाइंड दिस, आई होप यू फाइंड द लेटर, आई होप द लेटर फाउंड यू इन ग्रेटेस्ट ऑफ स्पाइट। तो ये हमारे पास स्पाइट क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो गलत होगा क्योंकि ये हमारे पास इस किस्म के वर्ड को जो है वो हम इसके सेंस में यूज नहीं करते हैं। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 8 में आपके पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 9 हमारे पास है Wherever travel was written by Swift। अब ये हमारे पास एक बुक का नेम है। देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट जानिए कि हमारे पास रूल ये है कि जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आता है हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और जब हमारे पास प्लूरल नाउन आता है हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। हमारे पास एक एक्सेप्शन केस आप इसको कंसीडर करें, और वो ये है कि अगर हमारे पास कोई प्लूरल प्रॉपर
हम उसके साथ क्या करेंगे, फिर हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज नहीं करते हैं। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि ये आपके पास एक प्रॉपर नाउन है या नहीं है? तो प्रॉपर नाउन के पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उसमें से हर एक वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल होगा। अगर उसमें 3 वर्ड्स हैं तो उसके फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल, सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल, थर्ड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी क्या होगा, वो भी कैपिटल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हमें गिवन है। हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या गलती है। तो ऑप्शन में ए में हमारे पास 2 गलतियां हैं। गलती नंबर 1 हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसको स्मॉल लिखा गया है। क्योंकि ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है इस वजह से इसको कैपिटल लिखना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि रिटन के बाद हमारे पास प्रीपोजिशन टू नहीं आ सकता। फिर हमारे पास ऑप्शन बी में भी यही गलती है कि यहाँ पर इस टी को स्मॉल लिखा गया है जबकि उसके बाद जो प्रीपोजिशन लगाया गया है वो हमारे पास एड है, जबकि जब भी हमारे पास रिटन आता है या राइट आता है और हमारे पास हम उस राइटर को मेंशन करना चाहते हैं तो फिर हम उससे पहले क्या करते हैं, बाय लगाते हैं। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन सी हमारे पास ठीक किस तरह है। देखिए पहले हमारे पास इसके ठीक होने के लिए आपको पॉइंट्स बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 तो ये कि यहां पर जो प्रीपोजिशन लगाया गया है वो बिल्कुल ठीक है, यहां पर बाय आना चाहिए। फिर यहां पर हमारे पास एपोस्ट्रोफी केस भी आया है, पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस ऑफ नाउन हम जब भी बनाते हैं तो ऊपर हम एक कॉमा लगाते हैं, इस कॉमे को हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी और फिर हम उसके साथ एस लगाते हैं और इस तरह हमारे पास इस नाउन का पॉसेसिव केस बन जाएगा। याद रखें कि जब हमारे पास कोई भी नाउन आ जाए और उस नाउन के एंड में हमारे पास एस नहीं आता हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बॉयज, अब इस नाउन में हमारे पास एंड में एस आ रहा है, तो जब भी कोई ऐसा वर्ड आ जाए कि उसके एंड में हमारे पास एस आता हो तो फिर हम उस एस के साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा लेते हैं और हम उसके साथ एस को यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड आ जाए बॉय फॉर एग्जांपल और हमने इस नाउन का पॉसेसिव केस बनाना है तो फिर हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके साथ हम एस भी लगाएंगे। अब यहां पर अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास आया है गलेवर। क्या इस नाउन के एंड में हमारे पास एस आ रहा है? नहीं। तो हमने तो ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर हमारे पास कोई नाउन आ जाए और उस नाउन के एंड में हमारे पास एस नहीं आता हो तो फिर हम उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं और हम उसके साथ एस भी लगा लेते हैं। तो इस वजह से हमने एस के साथ एपोस्ट्रोफी और एस लगा लिया। यहां पर हमारे पास जो ट्रेबल्स है इसका टी हमने कैपिटल लिखा है, यहां पर हमने बाय भी लगाया है, इस तरह हमने इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाया है। इस वजह से ये हमारे पास ठीक होगा। ऑप्शन डी क्यों गलत है? ऑप्शन डी गलत इस वजह से है क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, हमने जो है वो गलेवर्स लगाया है और ये जो एपोस्ट्रोफी हमने लगाया है ये हमने इसके बाद लगाया है। रूल के मुताबिक पहले आपके पास एपोस्ट्रोफी आएगा और फिर उसके बाद आपके पास एस आएगा। यहां पर हमने गलती ये की है कि पहले हमने एस को लगाया है और फिर हमने उसके बाद एपोस्ट्रोफी को लगाया है। इस वजह से ऑप्शन सी हमारे पास ठीक होगा जबकि ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास गलत होगा। फिर हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10। अम्ब्रेला is of no avail against a thunderstorm। यानी अगर आप छतरी को गरज या तूफान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त वो आपको किसी किस्म की मदद नहीं देगी। लेकिन खैर यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा। तो अम्ब्रेला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉमन नाउन है और जब हमारे पास कॉमन नाउन आता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल हमारे पास के लिए हमारे पास दो है, एक हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास एन है। ए को हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जबकि एन को हम यूज करते हैं वोवेल साउंड के साथ। हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल्स के दो टाइप, उसमें हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक हमारे पास ए है दूसरा हमारे पास एन है। ए को हम यूज करते हैं वोवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जबकि एन को हम यूज करते हैं वोवेल साउंड के साथ। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है।
तो वावल और कंसोनेंट साउंड के पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस वर्ड को उर्दू में लिखें। जिस तरह हमारे पास आया है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को जब मैं उर्दू में लिखूंगा तो ये इस तरह आएगा अम्ब्रेला। तो जिस भी वर्ड के स्टार्ट में आपके पास अलिफ आ जाए आप उसके साथ एन लगाएं, और जिस वर्ड के स्टार्ट में आपके पास अलिफ नहीं आता आप उसके साथ ए लगाएं। यहाँ पर हमने अम्ब्रेला को जो है वो उर्दू में जब लिखा तो हमारे पास स्टार्ट में अलिफ आ रहा था, इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म। फिर हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 11, चूज द करेक्ट सेंटेंस आई विश आई हैव बीन अ मिलियनेयर। देखिए हमारे पास सेंटेंस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा। अगर आपके पास एज इफ आ जाए, आपके पास एज दो आ जाए, आपके पास वुड दैट आ जाए, आपके पास इफ आ जाए और आपके पास विश आ जाए, तो फिर आप हमेशा इसके बाद क्या करेंगे, वर लगाएंगे, या तो आप इसके बाद क्या करेंगे, हेड भी लगाएंगे। पॉइंट को जरा समझिए। हमारे पास रूल ये है कि जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जब हमारे पास प्लूरल नाउन आता है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये 5 केसेस आएंगे, एज इफ, एज दो, वुड दैट, इफ एंड विश, तो फिर चाहे इसके बाद हमारे पास जो नाउन आया है या प्रोनाउन आया है, चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे वो प्लूरल हो, हम हमेशा इसके साथ वर्ब लगाएंगे। अब देखिए पहला पॉइंट देखिए हैव बीन गलत होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि विश के साथ क्या आएगा, या तो इसके साथ वर आएगा या हैड बीन आएगा। फिर ये भी हमारे पास गलत है, क्यों? क्योंकि हम जो है वो इसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि हम एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो कि रियल नहीं है या जो कि हकीकत नहीं है। तो हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसके लिए हमेशा पास्ट टेंस को यूज करते हैं, पास्ट टेंस। अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस लगाया है, ऑप्शन बी भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, इस वजह से ये भी हमारे पास रद्द हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी में हमारे पास क्या है, मेन पॉइंट है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने वाज लगाया है, क्योंकि हमारे पास तो आई के साथ क्या आता है, वाज आता है। मैं कहता हूँ कि आई वाज प्लेइंग, मैं कहता हूँ कि आई वाज बिजी, मैं कहता हूँ कि आई वाज राइटिंग, तो इस वजह से ज्यादातर स्टूडेंट ने यहाँ पर वाज लगाया है। लेकिन याद रखिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जब हमारे पास विश आ जाए तो फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे, या तो हैड बीन लगाएंगे या हम इसके साथ वर लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर आया है, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज व्हिच वन, दैट इज ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 12। हमारे पास है नो स्टार इज ब्राइटर देन द मून। हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो दो तरीकों से बनाते हैं, या तो हम उस वर्ड के एंड में er लगाते हैं या उस वर्ड से पहले हम मोर लगाते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए स्मॉल, तो मैं इससे बना लेता हूं स्मॉलर। हमारे पास आ जाए इंटेलिजेंट, तो मैं इससे बना लेता हूं मोर इंटेलिजेंट। अब इस वर्ड में मैंने er लगाया, यहां पर मैंने क्या लगाया, यहां पर मैंने मोर लगाया। कौन सी चीज के बेस पर लगाया, तो इसके पहचानने का मैं आपको सबसे आसान तरीका ये बताता हूं कि वो वाला वर्ड जिसमें 6 या 6 से कम लेटर्स होते हैं तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ er लगाते हैं। और ऐसा वर्ड जिसमें 7 या 7 से ज्यादा लेटर्स होते हैं तो फिर हम उसके साथ मोर लगाते हैं। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर आया है ब्राइट, B-R-I-G-H-T, 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर्स आए हैं, 6 लेटर्स आए हैं। तो जब हमारे पास 6 लेटर्स आते हैं हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ er लगाते हैं और ये हमारे पास बन जाएगा ब्राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जब भी कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो हम हमेशा उसके बाद क्या करते हैं, देन लगाते हैं, THAN। यहाँ पर ये वाला आप में से कुछ स्टूडेंट ने शायद टिक किया हो, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारे पास रद्द होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने THEN लगाया है और हमारे पास जो है वो क्या आएगा, THAN आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए कि जितने भी हमारे पास यूनिक थिंग्स इन नेचर होते हैं, वो चीज है कुदरत में जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं। जिस तरह हमारे पास स्काई आ जाए, हमारे पास मून आ जाए, हमारे पास अर्थ आ जाए,
तो हम हमेशा इससे पहले क्या करते हैं, इससे पहले आर्टिकल द को यूज करते हैं। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। नो स्टार इज ब्राइटर, ई आर भी आया है और देन भी आया है और इस तरह मून के साथ जो है वो आर्टिकल द भी आया है, इस वजह से ये ठीक होगा। ऑप्शन बी क्यों गलत है? वो इस वजह से गलत है क्योंकि ब्राइट में हमारे पास 6 लेटर्स है और मोर को हम 7 या 7 से ज्यादा लेटर्स वाले वर्ड्स के साथ लगाते हैं। और इस तरह ऑप्शन डी क्यों गलत है? वो इस वजह से गलत है क्योंकि हमने मून के साथ आर्टिकल द नहीं लगाया, जबकि रूल के मुताबिक मून के साथ आर्टिकल द जरूर लगाना चाहिए। तो इस वजह से एमसीक्यू नंबर 12 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 13, had he lived in England he would miss his family। देखिए ये हमारे पास है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हम सेंटेंस के पहले पार्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लेते हैं, जबकि दूसरे पार्ट में हमारे पास वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और ought to have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाता है कि पहले पार्ट में हमारे पास हेड आ जाएगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, तो फिर दूसरे पार्ट में या तो हम वुड हैव लगाएंगे या कुड हैव लगाएंगे या शुड हैव लगाएंगे या माइट हैव लगाएंगे या मस्ट हैव लगाएंगे या ought to have लगाएंगे और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। अब जरा सेंटेंस को देखिए, हेड आया है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आया है, तो अब ये तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, यहाँ पर इसने वुड लगाया है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है, इस वजह से ऑप्शन ए गलत बन जाएगा। ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हमने हैज लगाया है और हैज हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ऑप्शन डी क्यों गलत है? वो इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर हमने वेल लगाया है और हमारे पास जो है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में वेल यूज नहीं होता। इसी तरह वेल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है, तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज वुड हैव, क्योंकि हमारे पास वुड हैव आया, उसके बाद हमारे पास मिस्ड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्योंकि ये हमारे पास है, ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। फिर हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 14, she always carried an umbrella। देखिए हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और अगर उसके साथ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो फिर हम उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। मैं कहता हूं कि he plays। फिर हमारे पास है पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पास्ट सिंपल में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, मैं कहूंगा कि he played। फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट में हेड आता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, मैं कहूंगा कि he had played। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, उसमें हमारे पास हेड आता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैज प्लस हैव आता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। हैज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि हैव को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कि he has played, या मैं कहूंगा कि we have played। अब जरा देखिए हमारे पास क्या आया है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। ऑलवेज को तो हम क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ पर यूज किया है पास्ट हैबिट के लिए, तो चूंकि हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो अब जरा यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसकी निशानी होती है, शाबाश, पास्ट सिंपल की, या जिसको हम कहें वो पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो एमसीक्यू नंबर 14 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज पास्ट सिंपल, या जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 हमारे पास है अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, सही है। असल में देखिए हमारे पास जब भी फॉर आता है फॉर, तो या तो हम इसको
जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्म होता है, हमारे पास सेंस होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें हम फॉर और सिंस को यूज करते हैं। तो रूल के मुताबिक इसमें हमारे पास एक ऑप्शन हमें हैज नोन भी देना चाहिए था। असल में एम चूंकि हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हैव नहीं लगाते हैं, बल्कि हम जो हैव लगाते हैं तो हम इसको हम प्लूरल के साथ लगाते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारे पास गलत बन जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास गलत है, वो इस वजह से गलत है क्योंकि एम हमारे पास सिंगुलर है, और जब भी हमारे पास सिंगुलर नाउन आएगा तो हम उस वर्ब के साथ एस या ईएस को जरूर यूज करते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों रहते हैं, सही है। तो ठीक हमारे पास दोनों हैं, लेकिन इसमें ज्यादा प्रेफरेबल जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास ऑप्शन सी होगा कि अहमद नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। रीजन हमारे पास ये है कि यहाँ पर हमारे पास फॉर आया है, और फॉर को हम कोशिश करते हैं कि हम इसको प्रेजेंट के साथ रिलेट करें इंस्टेड ऑफ रिलेटिंग इट टू पास्ट। तो ठीक हमारे पास इसमें दोनों होंगे, लेकिन इसमें जो ज्यादा हमारे पास सुटेबल है दैट इज ऑप्शन सी। So Ahmed knows me for a long time. फिर हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 16। ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन के साथ। अब his first innings consists of 4 sixes and 3 fours। पहला पॉइंट ये है कि ऑप्शन ए हमारे पास क्यों गलत है, वो इस वजह से गलत है क्योंकि हमारे पास ये इनिंग्स, इस वर्ड के एंड में हमारे पास एस आता है, और जब भी हमारे पास किसी वर्ड के एंड में एस आता है और हम जब उसका पॉजिटिव केस बनाना चाहते हैं तो फिर हम उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो इस तरह हमारे पास इसका जो है वो पॉजिटिव केस बन जाएगा। यहाँ पर गलती ये की गई है कि इनिंग से जो है वो इसका जो एस है इसके तरीके इससे पहले जो है वो अपोस्ट्रोफी लगाया गया है, जबकि इस रूल के मुताबिक यहाँ पर इसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन सी इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर इनिंग के साथ जो है वो एस वर्ड आता है और यहाँ पर एस को जो है वो इसके साथ नहीं लगाया गया है। ऑप्शन सी में वही वाली गलती है जो कि इन्होंने ऑप्शन ए में की है कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस को जो है वो अपोस्ट्रोफी को एस से पहले लगाया गया है, जबकि रूल के मुताबिक यहाँ पर चूंकि ये वर्ड एस में एंड हो रहा है तो ये अपोस्ट्रोफी एस के बाद आना चाहिए था, इस वजह से भी हमारे पास गलत होगा। इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारे पास ये है। His first innings consists of 4 sixes and 3 fours। याद रखिए ये पॉइंट जरा अपने साथ जो है वो नोट करें। ये जब भी हमारे पास नंबर आ जाए, ठीक है, और हम उसका जो है वो पॉजिटिव केस बनाना चाहते हैं, जिस तरह मैं कहता हूं कि 2 और मैं इसका पॉजिटिव केस बनाना चाहता हूं तो उसके बाद मैं अपोस्ट्रोफी लगाऊंगा और उसके साथ एस लगाऊंगा। यहाँ पर हमने 6 लगाया, उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी लगाया और उसके साथ हमने एस लगाया। सिमिलरली हमने 4 लगाया, उस 4 का हम पॉजिटिव केस बनाना चाहते थे तो उसके बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया और हमने उसके साथ एस लगा लिया, तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डी होगा। फिर हमारे पास है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। देखिए याद रखिए ये दो वर्ड्स है, एक आपके पास है व्हाट और दूसरा आपके पास है हाउ। अगर इसके बाद दूसरा वर्ड आया हो वर्ब तो फिर आप इसके एंड में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज इट, तो आप देखिए कि वर्ड के बाद हमारे पास वर्ब आया है, यहां पर मैंने इसके एंड में क्या लगा लिया है, यहां पर मैंने जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा लिया है। लेकिन जब हमारे पास व्हाट आ जाए और इसके बाद दूसरा जो वर्ड आया है वो वर्ब ना हो, सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि व्हाट अ लवली सी इट इज, तो अब देखिए वर्ड के बाद हमारे पास वर्ब आया है, नहीं आया है, तो जब भी हमारे पास वर्ड आ जाए और उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ब नहीं आया हो तो फिर ये जरूरी है कि उसके एंड में हम क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो उल्टा आई हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। अब इसमें हमारे पास जो है वो क्या होगा, व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए।
What a fall was there, my countrymen, long live the king. अब इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने किसी विश का इजहार करते हैं। यानी जब हम किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, किसी किस्म का दुआ देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एंड में भी हम क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास गलत है, क्योंकि ये जो हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो यहाँ पर आना चाहिए और इससे पहले यहाँ पर हमारे पास कॉमा आना चाहिए, क्योंकि ये बात अभी तक जो है वो खत्म नहीं हुई है। ये जो हमारे पास माय कंट्रीमैन है, ये हमारे पास वोकेटिव केस ऑफ नाउन है। और जब हमारे पास नाउन का वोकेटिव केस आ जाए तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं और उसके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ऑप्शन सी की गलत है, वो इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पर फुल स्टॉप लगाया है, जबकि यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए था। और ऑप्शन डी तो मुकम्मल गलत है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉमा को यूज किया गया है। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 18। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हम जिसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। जिस तरह के आपको पता है कि हमारे पास प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आता है आई वी, सेकंड पर्सन में हमारे पास आता है यू, थर्ड पर्सन में हमारे पास आता है ही, शी, इट एंड दे। अब अगर हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाए कि जिसमें हमने तीनों पर्सन्स को यूज करना है, तो रूल के मुताबिक पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा और इसके बाद हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन चूंकि नहीं है तो अब पहले कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन तो ठीक है, लेकिन वर्ब देखिए, वर्ब कौन सा आया है, सिंगुलर आया है, इस वजह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो बीइंग लगाया है और बीइंग को हम क्या करते हैं, इसको हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस के पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसमें हमारे पास बाय आया होता है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास बाय नहीं आया है, इस वजह से हम पैसिव वॉइस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। पहले हमारे पास थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब और वैसे भी वाज और वर्ब के साथ आईएनजी आता है। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 19 एवरीवन। देखिए जब भी हमारे पास कोई भी प्रोनाउन आ जाए, जिस तरह मैं कहता हूं कि वन, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आप इस तरह ऐड करते जाए, एवरीवन, नो वन, समवन। तो और उसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो आपके पास ऑफ आ जाए, तो याद रखिए आपके पास जो नाउन आएगा आप उस नाउन का प्लूरल फॉर्म लगाएंगे और जो आपके पास वर्ब आएगा आप उसका सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जब आपके पास कोई प्रोनाउन आ जाए, जिस तरह यहाँ पर एवरीवन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जब भी हमारे पास प्रोनाउन आ जाए और उसके बाद दूसरा वर्ड हमारे पास ऑफ आया हो, तो हमारे पास जो नाउन आएगा हम उस नाउन का प्लूरल फॉर्म लगाएंगे और जो हमारे पास वर्ब आएगा हम उस वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग। अब देखिए वन आया, उसके बाद ऑफ आया, नाउन देखिए नाउन कौन सा है, प्लूरल है, वर्ब कौन सा है, सिंगुलर है। अब इसी तरह यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, एवरीवन ऑफ द प्रेजेंस, एवरीवन आया है, उसके बाद ऑफ आया है, नाउन कौन सा आया है, प्रेजेंस प्लूरल आया है, वर्ब कौन सा आया है, ये भी प्लूरल आया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो इसी वजह से गलत है क्योंकि यहां पर ये वर्ब हमारे पास है वो डायरेक्टली इस तरह नहीं आ सकते हैं, तो ये इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा क्योंकि यहां पर द प्रेजेंस हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है और हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। और लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है नॉट ओनली द पेरेंट्स बट आल्सो देयर सन डैश फॉर इंटरव्यू। देखिए हमारे पास जब आइदर और आ जाए या हमारे पास नाइदर नॉर आ जाए, हमारे पास नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, हमारे पास और आ जाए और हमारे पास नॉर आ जाए। अब एक नाउन इससे पहले आता है और एक नाउन इसके बाद आता है। इससे पहले जो नाउन आया है हम इसे कहते हैं फर्स्ट नाउन,
इसके बाद जो नाउन आया है हम उसे कहते हैं सेकंड नाउन। तो याद रखिए कि वर्ब agrees with the second noun। agrees का मतलब ये कि अगर सेकंड नाउन हमारे पास सिंगुलर हो तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और अगर सेकंड नाउन हमारे पास प्लूरल हो तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आया है सन। सन हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, इस वजह से हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो इसमें राइट ऑप्शन होगा नॉट ओनली द पेरेंट बट आल्सो देयर सन हैज बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज व्हिच वन? दैट इज ऑप्शन डी। तो इस तरह आप लोगों के जो है वो 20 एमसीक्यूज हल हो गए हैं। होपफुली आप लोगों ने ज्यादातर एमसीक्यूज को टिक किया होगा। माय वेल विशेस आर विद यू पीपल, मे यू अचीव व्हाटएवर यू आर डिजायरिंग फॉर, और इंशाल्लाह आपकी तरफ से यही रिस्पांस आएगा कि आप लोगों के मैक्सिमम एमसीक्यूज ठीक हैं एंड यू पीपल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर मेडिकल कॉलेजेस। May you succeed and may you achieve whatever you are desiring for. Thank you very much. Allah Hafiz.